जिस तरीके से 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, उसी तरीके से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हमें पढ़नी होंगी बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन की इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि उसका अंतःखंड रूप। बच्चों हमें स्पेस में किसी प्लेन की इक्वेशन बतानी है, जबकि हमें उस प्लेन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं, अंतःखंड दे रखे हैं। बच्चों हमें एक प्लेन फाइंड आउट करना है, प्लेन फाइंड आउट करना यानी कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि यह गिवन है कि उस प्लेन ने एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है a यूनिट। इसी तरीके से बच्चों वाई एक्सिस को जहां पर उसने कट करा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है b यूनिट्स। और इसी तरीके से बच्चों उसने जेड एक्सिस को जहां पे कट किया उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है बच्चों c यूनिट्स। मैं यूं कह सकता हूं कि मुझे इस प्लेन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं, अंतःखंड दे रखे हैं। यह कहा है कि ये प्लेन ने जनाब एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया उसकी मूल बिंदु से दूरी है a इकाई, इसी तरह से y अक्ष को जहां पे कट करा वहां उसकी मूल बिंदु से दूरी है b इकाई, और इसी तरीके से बच्चों z एक्सिस को जहां पे कट किया उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है c यूनिट्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट a होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a0 0। जाहिर सी बात है बच्चों एक्स एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। ऐसे ही बच्चों इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 b 0। क्यों साहब, इसने y एक्सिस को कट किया तो x और z 0, और इसी तरीके से बच्चों ये जो होगा ये होगा 0 0 c। क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस है, तो लाजमी है बच्चों कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। ये हमारे पास में बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। भाई ये आपके पास में कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आपको ये प्लेन ऐसा है, ये प्लेन इस तरह से है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्स एक्सिस को उसने कहां पे कट किया? जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस a यूनिट्स है। ऐसे ही y एक्सिस को जहां कट करा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस b यूनिट्स है। ऐसे ही z एक्सिस को जहां पे कट किया उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है बच्चों c यूनिट्स। और आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। क्या करें बच्चों? एक बात जानते हैं, किसी भी प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है, सामान्य समीकरण होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है? उसकी फॉर्म होती है साहब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल और द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। भाई प्लेन की इक्वेशन क्या? एक सिंपल लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स में। जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2D में एक लीनियर इक्वेशन होती थी एक्स और वाई में, उसी तरीके से 3D में अगर बात करी जाए बच्चों तो किसी प्लेन की जनरल इक्वेशन जो होती है वो एक्स वाई जेड की में लीनियर इक्वेशन होती है, सिंपल। इस तरीके से भाई तीन कोऑर्डिनेट्स है यहां पर एक्स वाई जेड, तो उनमें तीनों में आपके पास में एक सामान्य सीधी सरल रेखिक समीकरण बन चुकी, ये आ चुकी बच्चों। सो ये है। अब यहां पर प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपको ए बी सी दे रखे हैं, तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चलिए हम प्लेन की इक्वेशन को मान ले पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। आई कैन से द इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। बट इट शुड बी अ लीनियर इक्वेशन दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। एक सीधी समीकरण होना चाहिए, एक सरल रेखिक समीकरण होना चाहिए। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब ये प्लेन जो है बच्चों, इसने एक्स अक्ष को कहां पे कट करा? इस पॉइंट पर, जबकि इस पॉइंट की ओरिजिन, ऑब्वियसली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या? 0 0 0। इसकी जो डिस्टेंस है वो है a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। अब प्लेन ने एक्स एक्सिस को पॉइंट a पे कट किया, जबकि a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो लाजमी है बच्चों कि प्लेन पॉइंट a से पास होगा। हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, इट पासेस थ्रू पॉइंट A whose coordinates are A 0 0। वो कहां से पास हो रहा है बच्चों? प्लेन A 0 0 से। और अगर पॉइंट इससे पास हो रहा है तो ये ऑब्वियसली उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह पर A, y की जगह पर 0, z की जगह पर 0 और इस तरीके से रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? इससे आपको मिल जाएगा PA बराबर -d। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों P इक्वल्स टू कितना? -d अपॉन A। इसी तरीके से ये जो प्लेन होगा बच्चों पॉइंट बी से भी पास होगा। भाई प्लेन ने वाई एक्सेस को पॉइंट बी पे कट किया, जबकि बी की ओरिजिन से डिस्टेंस है बी यूनिट्स। इसका मतलब ये होगा कि बी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और प्लेन ने उस पॉइंट पे कट किया, मतलब लाजमी है बच्चों कि प्लेन इस पॉइंट से पास होगा। और अगर उससे पास होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
जब इसको आप हल करेंगे तो यहां से Q की वैल्यू आप इत्मीनान से निकाल कर देख लीजिए, ये आएगी। इसी तरीके से ये प्लेन जो है बच्चों जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके ओरिजिन से डिस्टेंस है c यूनिट्स, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से होगा तो प्लेन लाजमी इस पॉइंट से पास होगा, तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए बच्चों, और ये आपके पास में आ गया, और इससे r की वैल्यू आ गई -d/c। So now we have got the value of P, we have got the value of Q and we have got the value of R। हमारे पास में P, Q, R तीनों की वैल्यू आई हैं। तीनों की वैल्यूज को मैं यहां रख देता हूं। जब मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा बच्चों, P की वैल्यू है -d/a इंटू एक्स लिखा था, इक्वेशन में लिख दिया। ऐसे ही Q -d/ ये, ऐसे ही ये -d/c इंटू जेड, और प्लस d इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे बच्चों, और d को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। भाई d तो सभी में है, उसे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। उसे जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये क्या आएगा बच्चों, -x/a -y/b -z/c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस वाले तीनों टर्म्स को आप दूसरी साइड ले चलाइए तो भाई भैया आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। सो ये आपके पास में एक प्लेन की इक्वेशन आ गई, ऐसे प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः ए, बी और सी इकाई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन whose intercepts on x-axis, y-axis and z-axis are a unit, b units and c units respectively। कॉपी कर लीजिएगा। आई रिपीट बच्चों, प्लेन की इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन जो होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। मैंने उसको ऐसा लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी एबीसी है, वहां भी एबीसी है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे, तो इसीलिए अपन ने ऐसा लिख दिया। अब प्लेन ने एक्स एक्स को कहां पे कट करा, भाई प्लेन ने एक्स एक्सिस को, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम था तो उसने एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, उसने एक्स एक्सिस को ऐसे पॉइंट पे कट करा जिसके ओरिजिन से डिस्टेंस ए थी, तो लाजमी उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो प्लेन अगर उस पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा है, जो पास होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही बी के लिए, ऐसे सी के लिए, तीनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डी निकाली, वो फीड कर दी, डी कॉमन निकाल के कैंसर आंसर आ चुका है। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। और इसी तरीके से हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, भाई प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, x - x1। भाई हम जानते हैं अगर हमें प्लेन पर कोई पॉइंट पता हो तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। x1 y1 z1 क्या होते हैं, प्लेन पे ही किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसे प्लेन जो है उस पर a लाई कर रहा है, मतलब ये लाई कर रहा है, सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, x - a प्लस q इंटू वाई -0 प्लस r इंटू जेड -0 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन से इसकी इक्वेशन क्या हो गई, px प्लस qy प्लस rz, और ये -pa होगा बच्चों जो RHS पे जाके p हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई बच्चों, ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन आ गई जो पॉइंट ए यानी कि A00 से पास हो रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो प्लेन है ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो अगर इससे पास हो रहा तो ये भी उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर b और z की जगह पर भी 0 रखूंगा। सो हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, इससे आ गया QB इज इक्वल टू PA। लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से बच्चों ये प्लेन जो है पॉइंट सी से भी पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स ही हैं, तो रखिए, आपने ये रखा, आपने ये रखा, आपने ये रखा और इज इक्वल टू पी ए। अब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आर सी इज इक्वल टू पी होगा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं क्या पाता हूं, ये पी ए बराबर क्यू बी, पी ए बराबर आर सी, तो आई कैन से अब पी ए बराबर क्यू बी है और पी ए बराबर क्यू बी भी है, पी ए बराबर आर सी भी, मतलब ये तीनों इक्वल हो गए बच्चों। दोनों इक्वेशन से देखो तो पी ए बराबर क्यू बी और वही पी ए बराबर आर सी, सो दीज थ्री आर इक्वल। और चलिए इसको एक काम करते हैं, हम कुछ नया मान लेते हैं, लेमडा। भाई ये तीनों तो इक्वल थे ही थे, लेट मी इक्वेट दिस थिंग टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी लेमडा, ये मान लिया। अब इससे जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बच्चों इससे p की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन ए, ऐसे ही q की वैल्यू इन दोनों को इक्वल करने से क्या आ जाएगी बच्चों, लेमडा अपॉन बी, ऐसे ही r की वैल्यू इन दोनों को इक्वल करने से क्या आ जाएगी, लेमडा अपॉन सी। सो p q r इन तीनों की जो वैल्यू आई बच्चों, इन तीनों की वैल्यूज को मैं कहां रखता हूं, मैं यहां रखता हूं। जब मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा बच्चों, p की जगह मैंने क्या रखा, p की जगह रखा लेमडा अपॉन ए एक्स, फिर ये क्या लेमडा अपॉन बी वाई,
फिर आर क्या बच्चों, लेमडा अपॉन सी इंटू जेड इज इक्वल टू पी ए, और पी की वैल्यू क्या है, लेमडा अपॉन ए इंटू ए था ही सही वहां पर। सो लेमडा कॉमन निकाल के क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ ए से ए भी कैंसिल, और ये क्या आ गया बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वैसे ही आई है जैसे ये आई है बच्चों। हम और भी कुछ तरीकों से ये प्लेन की इक्वेशन को ला सकते हैं। आप जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जरा रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों ने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था, किसी स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म भी कुछ ऐसी थी, बस यहां पर 3 वेरिएबल्स है, वहां पर 2 वेरिएबल्स है। वहां पर क्या इक्वेशन आया करती थी बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। जो कुछ आप 2D में स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे तकरीबन वही कुछ आपको 3D में प्लेन में पढ़ने को मिलता है। इक्वेशंस भी तकरीबन वैसे ही मिलती है। वहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, और यहां पर ये है। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। तो किसी समतल की समीकरण जबकि आपको उसके अंतःखंड रूप दे रखे हो, जिसके आपको अंतःखंड दे रखे हो, उसकी इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, वो इक्वेशन बनती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। बच्चों मैं ये यहां लिखे देता हूं, आपको स्मरण रहेगा। अगर आपने जो अभी मैंने समझाया अगर वो कॉपी नहीं कराओ तो वीडियो को पीछे ले जाकर जरूर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा बेहतर समझ में आता है, याद भी रहता है। चलिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4 यूनिट, -5 यूनिट एंड 6 यूनिट रिस्पेक्टिवली। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः ये और ये है। भाई पहला इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई पर, तीसरा जेड पर। अगर नहीं भी मेंशन है तो ये मान के चलिएगा पहला एक्स वाला, दूसरा वाई वाला, तीसरा वाला जेड। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन -5 प्लस जेड अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। भाई ये इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि इसने वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट किया है। ओरिजिन से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर कट किया है, और वाई और कौन सी, नेगेटिव वाई एक्सिस को। आप चाहें तो इक्वेशन को ऐसा भी लिख देते तो कोई वाली बात नहीं। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 5 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से 60 आएगा। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 15x, यहां पर आ जाएगा बच्चों -12y, और यहाँ पर 10z और अपॉन में 60 तो लिखना बनता है इज इक्वल टू 1। सॉल्विंग दिस विल गिव यू 15x -12y plus 10z minus 60 is equals to 0. So this is equation of plane which actually people were willing for having. चलिए, तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई। एक और प्रश्न कीजिएगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, और ये कहा है कि वो प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through these 2 points and is parallel to y axis। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। बच्चों हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होगा बच्चों, अभी चूंकि वो प्लेन पॉइंट 230 से पास हो रहा है तो 230 उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये 230 से पास हो रहा है। सो ये आपके पास में आया। अच्छा, अब एक बात सुनिए, पहले तो इससे भी पहले हम एक काम करें। वो प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ये रही y एक्सिस है ना, और वो प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरह से मान लीजिए। चलिए, अब y एक्सिस के पैरेलल मतलब वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, पैरेलल है तो कट करेगा ही नहीं। कट नहीं करेगा मतलब y एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। प्लस बोल दो या माइनस बोल दो वो एक अलग बात, लेकिन अल्टीमेटली इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और चूंकि वो y एक्सिस के समानांतर है इसलिए y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या यूं कहूं कि वो इन्फिनिटी पे कट करेगा। जब वो इन्फिनिटी पे कट करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि प्लेन की जो इक्वेशन है, लेट मी सपोज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, मान लिया। अब चूंकि उसने y एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट किया है इसलिए कुछ ऐसी पिक्चर बन गई। भाई पैरेलल है मतलब कट नहीं करा, मतलब यूं कह सकता हूं इन्फिनिटी लिखे या माइनस इन्फिनिटी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपॉन में आने के कारण पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 ही हो जाना है। सो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इक्वेशन ऑफ प्लेन हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू 2 वेरिएबल, एज सच वो 3 वेरिएबल्स में थी, यहाँ 2 वेरिएबल में आ गई। अब वो ये कहा है कि वो प्लेन पॉइंट 230 से पास हो रहा है, 230 से पास हो रहा है तो 230 उसको सेटिस्फाई करेगा। सो 230 तो वाई तो है नहीं, और ये आपके पास में
इसको सॉल्व किया इत्मीनान से, ए की वैल्यू 2 आ गई। और क्या बोला है, वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, 112 से। सो 112 से पास हो रहा है तो 112 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए की जगह पर 2 रख दीजिए, एक्स की जगह पर 1 रख दीजिए, वाई है नहीं, जेड की जगह पर हमको मैंने 2 रख दिया, ये आ गया। 1 में से 1/2 जाएंगे तो 2/c = 1/2 आएगा। क्या मैंने सही करा, मेरे ख्याल से तो सही करा बच्चों। सी की वैल्यू 4 आ गई। ए और सी की वैल्यू जो आई है उन्हें यहां रख दीजिए, तो x/2 प्लस z/4 = 1, 2x प्लस वाई नहीं प्लस जेड -4 = 0। आराम से इत्मीनान से हल करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगी 2x प्लस जेड -4 = 0। चलिए हम यहां पर और भी कोई तरीका अपना सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं बच्चों। हम एक काम कर सकते हैं कि हमें बोला है कि वो प्लेन बताइए जनाब जो इन दोनों पॉइंट से पास हुआ और y एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है मतलब क्या हुआ, यूं कह सकता हूं कि वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब कोई प्लेन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो प्लेन होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा भैया 3D में ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है। अब आप ये बोल रहे हैं कि प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है जनाब, वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये जो जेड एक्स प्लेन है, कौन सा प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उसके परपेंडिकुलर होगा। और उसके परपेंडिकुलर होगा तो ये लीजिए, उसके परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जेड एक्स, वो भाई आपसे ये बोला है कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो वाई एक्स के समानांतर है, वाई एक्स के समानांतर है मतलब जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा भाई, प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूं, व्हाट आई शुड डू, क्या करा जाए बच्चों। पहली बात तो ये कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन लिखने से तो मैं कर ही चुका, अदरवाइज मेरे पास में प्लेन की इक्वेशन ये है x - x1 b × y - y1 और c × z - z1। ये ध्यान दीजिए बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ ए बी सी का मतलब इंटरसेप्ट हुआ करता था, यहाँ ए बी सी का मतलब इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पर ए बी सी का मतलब क्या है, यहां पर एबीसी का मतलब है प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, वो भी एबीसी है ये भी एबीसी है, बस ये कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते थे और यहां पर इंटरसेप्ट होते थे। तो वो लिखा हमने भाई, वही 26 लेटर्स है इंग्लिश में, उन्हीं का यूज करना है हमें। तो ये हमारे पास है। अब वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, 230 से, तो 230 से पास हो रहा है तो x1 y1 z1 की जगह मैंने 230 रख दिया, ये रख दिया जनाब, ये लीजिए। और फिर वो प्लेन कहां से पास हुआ, वो प्लेन जो है बच्चों 112 से भी पास हुआ, तो 112 से पास हुआ तो 112 इसको सेटिस्फाई करेगा रे। जय हो जय हो ला 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 ला। ये आ चुका बच्चों, आ चुका बच्चों। अब क्या करेंगे, वो प्लेन हमारे पास में ये आ चुका। और आपसे क्या बोला दूसरी चीज आपसे, भाई एक तो ये हो गया भाई प्लेन 230 से पास हुआ, x1 y1 z1 की जगह ये रख दिया। अब चूंकि प्लेन 112 से पास हो रहा है वो भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी रख दिया। अब तीसरी बात क्या बोली है, ये बोला है कि वो y एक्सिस के पैरेलल है मतलब z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y = 0। z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, z एक्स प्लेन की, भाई z एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म बनती है बाबा कि वाई तो 0 ही होगा। तो ये आ चुका। अब आपको ये कौन सा प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये जेड एक्स समतल की समीकरण ये होगी। अब अगर इस इक्वेशन को मैं 0x + 1y + 0z = 0 लिख दूं तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लिखने से रोक सकती है, हरगिज नहीं। भाई प्लेन की क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, भाई जेड एक्स प्लेन मतलब y = 0 मतलब ये। अब आपको वो प्लेन बताना है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एबीसी, और ये जो प्लेन आपके पास में इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये। और अगर कोई दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू b = 0। सो b = 0 जो आपके पास में आ गया, b = 0 जो आपके पास में आ चुका, वो आप यहां रख दीजिए,
रखिए जनाब। तो ये क्या आएगा, माइनस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सो इससे a बराबर क्या आ गया बच्चों, 2c। और a की वैल्यू 2c जो आई उसे आप यहां रखिए। तो देखिए क्या होगा, a की वैल्यू जब मैं 2c रखूंगा तो ये 2c इंटू एक्स माइनस 2, और b तो आपका पास में 0 आ गया, इंटू वाई माइनस 3, और प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब यहां पर c कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, आप देख लीजिए आराम से, 2x प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। डिट्टो वही इक्वेशन आ रही है। भाई हम अपने फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को कन्फाइंड ना करें कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही काम करें। अरे भाई हम जान चुके हैं दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। भाई एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो आपने पहले ये जो स्थिति थी वो लगाई, फिर दूसरे पॉइंट से पास हुआ वो लगाई, और उसके बाद में क्या, वो प्लेन जेड एक्स, भाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब जेड एक्स के परपेंडिकुलर है, और जेड एक्स के परपेंडिकुलर है मतलब वाई इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर, बिकॉज जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन यही होती है, मतलब ये। सो हमें वो प्लेन बताना है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब अगर आपके पास में कोई दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। अब इसके नॉर्मल के डीआरएस है ABC, इसके नॉर्मल के डीआरएस है 0 1 0। आपने लगाई कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल ए इक्वल टू 2c आ गया, ए और सी में रिलेशन आ गया, बी तो माशाल्लाह 0 आ ही चुका है वहां पर। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां एबीसी का मतलब इंटरसेप्ट था, और यहां पर क्या था, नॉर्मल का डीआरएस। तो दोनों चीजें अलग हैं। वो एक अलग बात है कि हमने दोनों को रिप्रेजेंट एबीसी से किया। चलिए, हमें अगली प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों कि उस प्लेन की इक्वेशन बताइए, उस प्लेन की इक्वेशन बताइए जो पॉइंट -1 0 1 और 2 3 1 से पास होता है। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड whose sum of intercepts on all three coordinate axes is 0। उस समतल के समीकरण बताइए जो इन दोनों बिंदु से गुजरता है और जिसकी दोनों निर्देशांक अक्षों और तीनों निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड का योग 0 है। करिए, क्या करेंगे, माना कि इस प्लेन की इक्वेशन ये, अब वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो यहां आपके पास में क्या आ गया, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1 + 1/a। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों c इक्वल टू कितना, a + 1। आराम से आप देख लीजिए, एलसीएम लेकर यही आएगा। और वो प्लेन कहां से पास हुआ, 2 3 1 से। अब 2 3 1 से पास हुआ तो 2 3 1 से पास हुआ तो ये आएगा आपके पास में, ये कुछ आया, ये आ चुका। हाँ भैया, वो प्लेन पहले कौन से पॉइंट से पास हुआ, वो प्लेन पास हुआ बच्चों -1 0 1 से, ये रहा। और फिर वो प्लेन कहां से पास हुआ, भाई पहले आपने किससे सेटिस्फाई कराया, -1 0 1 से, फिर आपने किससे सेटिस्फाई कराया, 2 3 0 से। ठीक है जनाब, अब क्या कर लिया। अब एक काम कीजिए, यहां से जो 1/c की वैल्यू आई थी वो यहां रखिए। सो ये क्या है, 2/a + 3/b, और 1/c की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, आप आराम से देखिए, a + 1/a आ रही है, ये आ रही है। या यूं कहूं कि 1/c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/c की वैल्यू आ रही है 1 + 1/a इज इक्वल टू दिस। मैंने क्या पिक्चर चलाई, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, मैंने एक सिंपल सा काम ये करा, यहां से जो उसको उधर लेके चले गए, भाई आपने c की वैल्यू निकाली, इसी तरह से 1/c की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी। अभी ये 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। सो 2/a इज इक्वल टू आएगा -3/b, सो दैट b इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से आप इसको इधर ले गए तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया -3a/2। मैंने मेरे ख्याल से तो सही करा है भाई। आप b इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ ठीक बात है, b आ गया। और आपको क्या गिवन है कि उसके तीनों निर्देशांक अक्षों पर जो अंतःखंड है उनका योग ये है, तो a + b + c = 0। अब ये है a और b की वैल्यू -3a/2 और ये a/a + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही नहीं, आपको a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। और ये बहुत सिंपल ही हो गया मेरे ख्याल से। तो ये -a/2 + a/a + 1 और अब इक्वल्स टू 0। कुछ लोग यहाँ पर a से a कैंसिल कर देंगे, पर a से a कैंसिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता a 0 है कि नॉन 0 है। सो आप जो है इन दोनों में से a कॉमन निकाल देंगे, a कॉमन निकाल देंगे तो -1/2
प्लस 1/a+1। क्या मैंने सही लिखा है? मेरे ख्याल से तो सही लिखा है। सो इससे क्या होगा, a = 0 आ जाएगा और इससे आ जाएगा 1/a+1 = 1/2। सॉल्विंग दिस विल गिव यू a = 1। तो a = 0 आ गया, a = 1 आ गया। a की वैल्यू 0 और 1 जो आई, ये दोनों वैल्यूज को आप यहां रखिए तो c आएगा और ये वैल्यू को आप यहां रखिए तो b आ जाएगा। आपके पास में b आ गया, c आ गया, a आ गया। आपके पास में इक्वेशन आ गई भाई। a की वैल्यू आपके पास आई चुकी है, आप 0 रखकर b की वैल्यू निकाली, वो भी 0 आएगी और c की वैल्यू निकालेंगे, वो भी 0 आ जाएगी। तो वो तो फिर ओरिजिन ही हो गया एक तरह से। जी भाई, x भी 0, a भी 0, y भी 0, a b और c तीनों 0 हो गए। तो वो तो इक्वेशन क्या हो गया, x + y + z = 0 आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। ये मतलब वो ओरिजिन से पास होने वाला प्लेन है क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर अगला क्या होगा बच्चों, 1 रखेंगे तो 1 रखकर b आ जाएगा, 1 रखकर c आ जाएगा, वो रख देंगे तो एक और आ जाएगा। तो ऐसा दो प्लेन्स आपको मिल रहे हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास भी हो रहे हैं और जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स का सम 0 आ रहा है। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा, अ प्लेन इन स्पेस intersects coordinate axis at points A, B and C respectively, and given that centroid of triangle ABC is x1, y1, z1, find its equation. I repeat, determine equation of a plane which intersects coordinate axis at points A, B and C given that centroid of triangle ABC is x1, y1, z1। वीडियो को रोकिएगा, करिएगा, करें। चलिए बच्चों, आपको क्या बोला है कि हमें वो प्लेन बताना है और जिसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को से पॉइंट ए, बी और सी पे कट किया और इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो x1, y1, z1 है। क्या करेंगे बच्चों, मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स ये मान लिए। मुझे तो ये बोला है कि एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करा, मैंने वो मान लिया कि उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बन जाएगी। लेट मी सपोज एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए यूनिट, वाई एक्सिस पे बी यूनिट्स और जेड एक्सिस पे सी यूनिट्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बन गई। अब हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बारे में बात करें, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के बारे में बात करें तो वो क्या होगा भाई, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। सो x1 + x2 + x3/3 इज इक्वल टू ये होगा भाई। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों a = 3x1। इसी तरीके से y के लिए बात करी जाए तो y1 + y2 + y3/3। आई रिपीट, y1 + y2 + y3/3। सो b = क्या आएगा बच्चों, 3y1। और इसी तरीके से z1 + z2 + z3/3, ये c = 3z1। बच्चों x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। सो ये एबीसी की वैल्यू आई। अब ये जो तीनों वैल्यूज आपके पास में आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप यहां रख दीजिए। तो x अपॉन क्या होगा बच्चों, 3x1, y/3y1, z/3z1 इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, तीन इन तीनों में से कॉमन निकाल के उसे आरएचएस पे लेके चले जाइए, सो दैट यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एज लाइक y x/x1 + y/y1 + z/z1 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज व्हाट वी पीपल वर लुकिंग ऑफ। उस समतल की समीकरण जिस ने जो निर्देशांक अक्षों को कट करा, उससे जो त्रिभुज बना उसका केंद्रक x1, y1, z1 था। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which intersects coordinate axis at points A, B and C, and given that centroid of tetrahedron OABC is x1, y1, z1, where O is origin, find equation। उस समतल के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसने निर्देशांक अक्षों को ए, बी और सी पर प्रतिच्छेद किया है और गिवन है कि चतुष्फलक OABC का केंद्रक x1, y1, z1 है। O मूल बिंदु है। करिए, देखिए ऑब्वियसली जब ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगा, जब ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगा बच्चों, तो क्या होगा, जब ये प्लेन इस तरह से कट करेगा तो आप देख सकते हैं ये OABC जो बन रहा है वो एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। क्या बन रहा है वो, एक टेट्राहेड्रॉन।
मैंने माना ए के कोऑर्डिनेट्स ये, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए वैसे के वैसे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ जाएगी, नेचुरल सी बात है। अब इस टेट्राहेड्रॉन OABC का सेंट्रोइड क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन OABC का सेंट्रोइड होगा x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, यही कुछ होगा बच्चों। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, क्योंकि इसका सेंट्रोइड यही होता है, आप ध्यान कीजिए। तो a की वैल्यू 4x1। ऐसे ही बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 आएगा बच्चों, टेट्राहेड्रॉन है इसीलिए। सो यहां पर आपके पास में b की वैल्यू 4y1 आ गई। ऐसे ही z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। सो ला 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 हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ? चलिए भैया क्या हुआ यहां पर? अब आपके पास में a की वैल्यू 4x1, b की वैल्यू 4y1, c की वैल्यू 4z1। सो आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो निकाली उसे यहां रख दिया, ये आ गया। अदरवाइज आप चाहें तो 4 को कॉमन निकाल के इधर ले जाने का बाबा है, तो आपके पास में क्या होगा भैया? x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां पर मैंने x1 y1 z1 दे दिए। कभी प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट देता है। चलिए जैसे एक प्रॉब्लम लिख ही लेते हैं, पहले ये कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which intersects coordinate axis at point A, B and C such that centroid of triangle ABC is -1, 1, 2। त्रिभुज ABC का केंद्रक ये है। तो क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सीधी सीधी बात है, हमने मान लिया। फिर वही घिसी पिटी सी बात हम करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर ये करेंगे कि हमने उसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स वो सपोज कर लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स ये सपोज कर लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स ये सपोज कर लिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। अब सेंट्रोइड क्या होगा बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो कि है -1, तो इससे a की वैल्यू आ गई -3। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 1। सो दैट b इक्वल टू कितना आ गया? 3। और ऐसे ही बच्चों क्या होगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये, तो c की वैल्यू 6। a b c इन तीनों की वैल्यूज जो आई हैं वो यहां रख दीजिए। तो x अपॉन -3, y अपॉन 3, z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। और यहां से बच्चों 3 कॉमन निकाल देंगे तो -x प्लस y प्लस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगी। और एलसीएम ले लीजिए। अदरवाइज आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था भैया, आप चाहें तो उसे एक फार्मूले की तरह यूज कर लीजिए कि x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1 इज इक्वल टू 1, नो इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो वो कर सकते हैं। वो x1 की जगह क्या रखेंगे? -1, y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह y1 की जगह रखेंगे 1 और z1 की जगह क्या रखेंगे? 2। ये लीजिए। सो ये आपके पास में ऐसा भी कर सकते हैं। बात तो वही पड़ेगी भाई, आपने जो बनाया उसे एक फार्मूले की तरह ट्रीट कर लीजिए। पर अब ये एग्जाम में इतने सारे फार्मूले आप क्या याद करके जाएंगे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा काम नहीं था बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। एक और सम लिखिए। गिवन दैट अ प्लेन एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोच लेने दीजिए। हमें ये गिवन है, गिवन दैट सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ ए प्लेन ऑन all 3 coordinate axes is constant. Show that plane passes through a fixed point. I repeat, given that sum of reciprocals of intercepts of a plane on all 3 coordinate axes is constant. Show that plane passes through a fixed point. वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों। प्रॉब्लम अगर आपने नहीं लिखी हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से सुनिए और लिखिए। मैंने 2 बार बोली है और बिल्कुल सही बोलिए। हमें यह कहा है कि कोई समतल इस प्रकार का है कि जिसकी तीनों निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंडों का व्युत्क्रम का योग नियत है। देखिए मैं मान लेता हूं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने माना कि समतल की समीकरण क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी।
अब इस प्लेन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? इसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स होंगे बच्चों ए, बी और सी। इसके तीनों निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड ये होंगे। लेकिन मुझे ये कहा है कि इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल, मतलब ए का रेसिप्रोकल ये, बी का रेसिप्रोकल ये और ये, इन तीनों का सम क्या गिवन है? कांस्टेंट। इन तीनों का सम कांस्टेंट गिवन है। मान लेते हैं चलिए वो लेमडा है, सपोज कर लिया, लेट मी सपोज दैट इज इक्वल टू लेमडा। सो आपके पास में क्या आ गया? तो इस बेसिस पे क्या आ गया? हाँ, 1 अपॉन ए, मतलब लेमडा को इधर ले आइए तो 1 अपॉन लेमडा है, 1 अपॉन लेमडा भी 1 अपॉन लेमडा सी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो आपके पास में है इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन लेमडा अपॉन ए, 1 अपॉन लेमडा अपॉन बी, 1 अपॉन लेमडा अपॉन सी इज इक्वल टू 1। भाई माना कि समतल की समीकरण ये, तो इसके तीनों निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड ये होंगे बच्चों, और आपको ये गिवन है कि उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्शन है उनका रेसिप्रोकल है ना, उनका सम जो है ना वो कांस्टेंट है ना। इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। मैंने मान लिया ये लेमडा को इधर ले आया तो ये पिक्चर बन गई। अब ये जो आपके पास में है उसे यहां रख सकता हूं मैं, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है जैसे मैंने इस प्लेन में x की जगह 1 की जगह 1 बाय लेमडा, y की जगह 1 बाय लेमडा और z की जगह 1 बाय लेमडा रख दिया। भाई दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा। आपको ये समीकरण तब मिलेगी जब आप गिवन इक्वेशन में 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा रख देंगे, x की जगह, y की जगह, z की जगह। बोलिए भाई, ये इक्वेशन आपको तब मिलेगी जब आप उस इक्वेशन में x, y, z तीनों की जगह 1 बाय लेमडा रख देंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं भाई, x की जगह 1 बाय लेमडा रखा, y की जगह 1 बाय लेमडा रखा, z की जगह 1 बाय लेमडा रखा, तो ये आया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्लेन जो है दैट पासेस थ्रू 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो प्लेन जो है ना जनाब 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा से पास हो रहा है। मतलब ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों? प्लेन की इक्वेशन को, समतल के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और लेमडा एक कांस्टेंट है, मतलब ये जो वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कांस्टेंट है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट फिक्स्ड है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो जो प्लेन है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। आई रिपीट, मुझे ये कहा था कि कोई प्लेन ऐसा है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट है। इंटरसेप्ट्स मैंने मान लिया, अगर इंटरसेप्ट्स ये है तो प्लेन की इक्वेशन ये होगी, तो इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स ये होंगे, का सम कांस्टेंट है। मतलब मैंने मान लिया लेमडा, ये रखा, ये गिवन था मुझको, ये गिवन था मुझे, जो गिवन था उसी को मैंने लिखा, मतलब ये गिवन है। अब उसी को मैंने ये लिखा, मतलब ये गिवन है। और ये मैं देखूं तो ये इसी से आ रहा है जब मैं x बराबर y बराबर z बराबर 1 बाय लेमडा पुट कर रहा हूं। मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलाकर जो पॉइंट बन रहा है वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो लाजमी है बच्चों, हम बोल सकते हैं कि प्लेन इज पासिंग टू अ फिक्स्ड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड दिस। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। अब किसी प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखी जाती है आपको ये तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है बच्चों। मैं अगली बात एक छोटी सी आपको और बताऊं कि अगर मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो और मुझे उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देख लेते हैं। जैसे चलिए मुझे ये कहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक्सप्रेस दिस फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे अंतःखंड रूप में लिखिए। मतलब क्या करना होगा, मतलब ये होगा कि साहब इसको आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यही होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या करें, इसके लिए हमें काम करते हैं बच्चों, मतलब हमें इक्वल टू का कांस्टेंट लाना होता है। तो कोई वड्डी गल नहीं है कि भाई साडे कोल ए जरा 12 लगा उन्होंने आरएचएस तक उसे ले जाओ तो -12 हो जाना है। तो 12 तो तुसी डिवाइड कर दो भाई। आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12x अपॉन -12 आएगा, 3y अपॉन -12 आएगा, 6z अपॉन -12 आएगा और इज इक्वल टू 1। भाई जो आपके पास में आरएचएस पर था उसे आपने उससे डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिला बच्चों, x अपॉन -6 प्लस y अपॉन -4, सही लिखा मैंने, यस, प्लस z अपॉन -2 इज इक्वल टू 1।
सो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये होंगे। क्या होंगे? एक्स एक्सिस को वो ओरिजिन से 6 यूनिट्स पर कट करेगा, वाई एक्सिस को ओरिजिन से 4 यूनिट्स पर, जेड एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट्स, और तीनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब तीनों में ही नेगेटिव एक्सिस पर वो कट कर रहा है। तो किस तरीके से किसी प्लेन के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो भी आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आ गया। और भी तरीका था करने का। और तरीका क्या था भाई? जब भी कभी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब भी ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा तो लाजमी बच्चों y बराबर जेड बराबर 0 हो जाएगा। रखिए y बराबर जेड बराबर 0 कर दिया तो आपके पास में एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया -6। आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही जब इसने y एक्सिस को कट करना है भैया, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। अब आप y तो ये 2x प्लस x को भी 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्विंग दिस विल गिव यू y इक्वल टू -4। ऐसे ही जेड एक्सिस को जब वो कट करेगा तो x बराबर y बराबर 0 हो जाएगा भैया। तो x बराबर y बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 प्लस 6z प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव इट z इक्वल टू -4। सो -2। तो ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ गया, y एक्सिस पर आ गया, z पर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो x अपॉन -6, y अपॉन -4 और z अपॉन -2। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या होते हैं? ये x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट आते हैं भाई। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट जिसको अपन a लिखा करते हैं, चलिए इसे a लिख देते हैं। ये 1 मिनट, ये a लिख दिया, इसको b लिखते होते हैं, इसको b लिख दिया, ये लीजिए। इसे c लिखते होते हैं, इसे c लिख दिया, ये लीजिए। तो आपके पास में वो जो वैल्यूज है ऐसा भी कर सकते हैं। सो किसी प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक तरीका तो ये कि जो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को RHS पे ले जाओ, उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कर लीजिएगा। इसी पर बेस्ड एक और सम कर लीजिए। चलिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 10 यूनिट्स। Sum of intercepts on coordinate axis is 10 units and which is parallel to following plane, जो निम्न समतल के समानांतर है। अब देखिए, आपको वो प्लेन बताना है जो इसके पैरेलल है और जिसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स का सम 10 यूनिट्स है। तो हम क्या करेंगे भाई? इसके पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन ये होगी, क्योंकि इस प्लेन पर नॉर्मल के जो DRS होंगे अगले प्लेन पर भी यही होंगे। सो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, बस केवल कांस्टेंट को चेंज करना है, वो ये आ गया। सो यहां पर क्या आ गया? x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू -d। अभी आप d से डिवाइड कर दीजिए तो ये x अपॉन -d, 2y अपॉन -d, 5z अपॉन -d। भाई आई हैव टू ब्रिंग दिस गिवन इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख दिया। लेकिन अभी भी प्योरली नहीं आई है। ये x अपॉन -d है, ये y अपॉन -d बाय 2 है, ये z अपॉन -d बाय 5 है। ये लीजिए। अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या? -d, y एक्सिस पे क्या? -d बाय 2 और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या? -d बाय 5। भाई x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये है, y एक्सिस पर ये z है, क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करा तो ये, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10 यूनिट्स। एलसीएम लेंगे, d तो कॉमन आ गया। अभी 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, तो यहाँ 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना होगा जनाब? 10। यहाँ से -d इंटू कितना? 16 अपॉन 10, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 टाइम्स इज इक्वल टू 10, और ये 4 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा। तो होप मैं सही कुछ सबको सही कर रहा हूं। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 5 25 बाय 4 -25/4, ये आ गई d की वैल्यू। इस d की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 5z माइनस माइनस प्लस बराबर 25/4, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। भाई ऐसा प्लेन जो इसके पैरेलल है और जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स हैं वो उनका सम ये है। वरना आप ऐसा भी कर सकते थे और फिर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालते, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालते तो फिर वही क्या होगा? आप a रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस d रखेंगे। सो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? -d। ऐसे ही y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो आएगा -d बाय 2। ऐसे z एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो -d बाय 5, और इन तीनों का सम जो है वो है 10 यूनिट्स। करेंगे वैसे सॉल्व, d की वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे आंसर।
वही आएगी डी की वैल्यू, और वो जो डी की वैल्यू है उसे रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी।